जिया ना लगे बिन तेरे यार। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बात करेंगे आज चॉकलेट हीरो वहीद मुराद की ज़िंदगी के हवाले से। आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगा, इस बात के बारे में मुझसे ज़्यादा आप में से बहुत सारे लोग ही अच्छी तरह जानते हैं कि वहीद मुराद के खिलाफ एक लॉबी ने काम किया था 70 की दहाई के दौरान, जब उनको डाउन करने की कोशिश की गई, उनको नफसियाती एतबार से दबाने की कोशिश की गई, उन्हें फिल्मों से निकालने की कोशिश की गई और इसके लिए बहुत सारे बहानों की आड़ ली गई। और ये आलम और ये दौर एक ऐसा था कि जब वहीद मुराद के टुकड़ों पर पलने वाले बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके खिलाफ हो गए थे और उनको फिल्मों में कास्ट करने से गुरेजा हुआ करते थे। और ये बातें तो बाद में खुल गई कि वो जो गुरेजा हुआ करते थे, दरअसल उन्हें कुछ मखसूस किस्म के हीरोज मना किया करते थे और हीरोइनें भी उसमें शामिल हुआ करती थी, उनके शोहर भी शामिल हुआ करते थे कि किसी तरीके से वहीद मुराद साहब को फिल्मों से कट किया जाए। इस इब्तला के दौर में, बहरान के दौर में और इस सितम ज़रीफ़ी के दौर में सिर्फ एक औरत थी जो वहीद मुराद के साथ डट कर खड़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी फिल्म प्रोड्यूस करने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि वो सिर्फ वहीद मुराद साहब को चॉकलेटी हीरो समझती हैं और उनके लिए उन्हें अगर अपना सारा सरमाया भी लगाना पड़ा तो वो वहीद मुराद पर अपना सरमाया लगाएंगी और फिर से दुनिया देखेगी वहीद मुराद का अरूज। ये आसिया बेगम थी। आसिया बेगम ने उनके लिए यानी वहीद मुराद के लिए एक फिल्म बनाई थी, प्यार ही प्यार, जो 1974 में फिर रिलीज हुई थी। और इस फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई, उससे कहानियों ने फिर जन्म लिया। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो कैसे हालात थे जब आसिया बेगम ने वहीद मुराद साहब के लिए इतना बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया था और फिर वो मुकाबला कैसे किया उन्होंने और किस अपने किरदार की गवाही दी कि वहीद मुराद जो उनके मोहसिन थे जिंदगी में, उन्होंने एहसान किया था। हालांकि वहीद मुराद और आसिया के दरमियान कोई ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं था, लेकिन आसिया बेगम चूंकि एहसान फरामोश नहीं थी, उन्होंने वहीद मुराद साहब का कर्ज एक तरह से अदा किया और फिर उनके साथ डट कर खड़ी हो गई थी। जब आसिया ने अपनी फिल्म प्यार ही प्यार प्रोड्यूस करने का ऐलान किया तो उन्होंने वहीद मुराद को हीरो बनाया। हदायतकार रफीक अली राखन, जो भारत से डायरेक्शन की तरबियत लेकर आए थे और अपनी अलग पहचान रखते थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आसिया, वहीद मुराद का जमाना गुजर चुका है, आज नई लाबी है, नए हीरो है। अगर आप चाहते हैं कि ये फिल्म कामयाब हो तो उनको कास्ट ना करें। ये अल्फाज सिर्फ एक मशवरा नहीं थे बल्कि दबाव था। राखन को खुद नई नस्ल के हीरो ऐसी फिल्मों में मुयस्सर थे और वो इस लाबी के हाथों में खेल रहे थे। राखन साहब ने जितनी भी फिल्में बनाई थी, ये दुनिया जानती है कि उनमें फिल्मों में आसिया बेगम ने काम किया था, कुछ और हीरो भी थे, मगर वहीद मुराद के लिए उनके दिल के अंदर क्यों इतनी खटक पैदा हो गई थी, ये सबको मालूम था। आसिया ने उस दिन लम्हा भर को सोचा, मगर फिर उनकी आंखों में अज़म की एक रोशनी भड़क उठी थी और उन्होंने कहा, राखन साहब, मुझे परवाह नहीं कि सारा सरमाया डूब जाए, मैंने वहीद साहब से वादा कर लिया है, मेरा हीरो वही होंगे। ये जुमला सिर्फ जिद नहीं था बल्कि एक वफादार औरत के दिल की आवाज थी। वहीद मुराद को जब खबर मिली तो उन्होंने खुद आसिया को समझाने की कोशिश की। आसिया, जिद ना करो, जब डायरेक्टर ही नहीं चाहता तो इसका मतलब है फिल्म डूबेगी। साहब, ये मेरा नुकसान नहीं, मेरा फख्र होगा। जब दुनिया मुंह मोड़ ले तो किसी एक का साथ देना ही असल वफादारी होती है। यूं फिल्म बन गई। इसमें वहीद मुराद ने एक नाबीना नौजवान का किरदार अदा किया था। किरदार मुश्किल था, मगर वहीद मुराद ने अपनी जान डाल दी। इस फिल्म की एक और खास बात यह थी कि उस्ताद अमानत अली खान ने पहली बार वहीद मुराद के लिए इस फिल्म में गाना गाया था और यह क्लासिकल गाना था जो वहीद मुराद पर फिल्माया गया था और इसको वहीद मुराद के मद्दाहों के लिए एक तोहफा समझा। कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना हो सकी, सरमाया डूब गया, मगर आसिया के जिद और वफादारी का चर्चा हर तरफ हो गया था। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। उस वक्त राखन समेत बहुत सारे डायरेक्टर ने कहा कि आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, आपको वहीद मुराद के साथ फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आसिया मुस्कुरा दी और उन्होंने कहा, ये सब आप लोगों की और जमाने की चाल का एक किस्सा है, कहानी है और एक साजिश है। मैं वहीद मुराद साहब के साथ मजीद फिल्मों में काम करूंगी और ये ऐसा उन्होंने कर दिखाया। जब आसिया ने वहीद मुराद को दोबारा फिल्मों में लाने की कोशिश की तो एक ताकतवर लाबी फिर सरगर्म हो गई थी। प्रोड्यूसर और उन पर दबाव डालते रहे थी। आसिया के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपने चमकते हुए करियर की हिफाजत करती या एक ऐसे शख्स के साथ खड़ी हो जाती जिसे फिल्म इंडस्ट्री दुत्कार रही थी। आसिया ने दूसरा रास्ता चुना, जो मुश्किल रास्ता था, लेकिन यही रास्ता उनकी कामयाबी बन गया।
اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتی تو کبھی ایسا فیصلہ نہ کرتی۔ آسیہ نے بڑی پنجابی فلمیں بھی کیں اور اس میں کامیاب ہوئیں، اور انہوں نے مزید وحید مراد صاحب کے ساتھ فلمیں کیں، اور وحید مراد کی وہ ایک ڈھال بن گئی تھی۔ وحید مراد کو فلموں میں لا کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وحید مراد ناکامی کا نام نہیں بلکہ کامیابی کا نام ہے۔ ہاں، کچھ ٹیکنیکل خرابیاں ہو سکتی ہیں اور اس میں کسی ڈائریکٹر کی خامی ہو سکتی ہے، وحید مراد صاحب ناکام نہیں ہو سکتے۔ دوسرے ہدایت کاروں کے ساتھ جب یہ کام کیا وحید مراد اور آسیہ نے، تو یہ ساری فلمیں پھر کامیاب ہوئی تھیں۔ فلم جوگی اور تم سلامت رہو ایسی اور کئی ایسی فلمیں ہیں جو وحید مراد اور آسیہ بیگم کی بعد میں بنی اور یہ پھر کامیابی کی علامت بن گئی تھی۔ وحید مراد کے لیے آسیہ بیگم کی یہ قربانیاں خاموش تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ فلمی دنیا نے انہیں چاکلیٹی ہیرو کہہ کر استعمال کیا اور اب ٹھکرا دیا، مگر آسیہ جیسی عورت آج بھی ان پر اپنا سرمایہ، اپنی شہرت اور اپنی عزت قربان کر رہی تھی۔ یہ کہانی محبت کی نہیں تھی، یہ کہانی وفاداری کی تھی دوستو۔ ایک عورت کی ضد انا اور وفاداری تھی جو اپنی روشنی سے ایک ڈوبتے ہوئے ستارے کو سہارا دینا چاہتی تھی، روشنی دینا چاہتی تھی۔ فلم ناکام رہی، پیار ہی پیار، اس کا سرمایہ بھی ڈوبا تھا۔ تاریخ نے لکھا آسیہ جیت گئیں، وہ جیت گئیں کیونکہ انہوں نے نبھا کر دکھایا تھا، اور ایسا نبھا فلم انڈسٹری میں کون کرتا ہے؟